ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करती है, इतना मेहनत करती है, वो माँ जानती है। ये भूपेश बघेल बहरा हो चुका है। जैसे पीएससी में हुआ वैसे सब इंस्पेक्टर में हुआ है। हम लोग इसके लिए 122 केस हाईकोर्ट में लगाए। रोजगार के मुद्दे में जो भी पार्टी यहाँ पे काम करेगी, यानी कि उन मुद्दों को उनमें रखेगी, शामिल करेगी मैनिफेस्टो में, हमारा वोट उनके तरफ रहेगा। घोषणा पत्र में रोजगार पे क्या है? रोजगार देगी कांग्रेस सरकार। घोषणा पत्र में क्या वादा है? बिल्कुल जरूरी है कि घोषणा पत्र में ही बोले तो होगा। मतलब आपकी टॉप प्राथमिकता में नहीं है? प्राथमिकता है, प्राथमिकता की चीजें घोषणा पत्र में होती हैं। ये केवल छात्रों की जो आड़ी गाड़ी मेहनत कमाई है, जो मेहनत अपने बाप बेच रहे हैं, यहाँ के पढ़ रहे हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय होता दिख रहा है। तो राजनीति की चाशनी में नहीं डालना चाहिए। युवा 1500-2000 किलोमीटर दूर जाता है नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारी निकम्मी है। रमन सिंह निकम्मा था, अभी भूपेश बघेल भी निकम्मे है। 13/48 ये काटने से कितना आएगा? कहीं से आंसर नहीं बना। 1/4 का आंसर दिया, उसमें पूरा मार्किंग दे दिया। 2003 और 2005 में भी पीएससी में गड़बड़ी हुई थी, जिसे 2005 में हाई कोर्ट ने दोषी भी ठहराया। उसमें बीजेपी क्यों शांत रही? तो इनको लाइसेंस देके गया था क्या कि इस बार फिर सब घोटाला कर लो? अपने लाइसेंस देके गया है कोई? छत्तीसगढ़ की जनता ये बोल रही है, अब नहीं सही बो, अब कुचर के रही बो, कुचर के। हाँ, वो कॉपी आपने कहाँ से देखी? हमारे पास कॉपी हमारे दोस्त के लोगों ने ला के दी। मैं बीजेपी का हूँ। किसने वो कॉपी ला के दी? मैं बता देता हूँ, वो आरटीआई से निकाला वो कॉपी सर। दरअसल ये पूरी प्लानिंग चल रही। किसकी? जिसके हाथ में सत्ता है, वो ना युवाओं को रोजगार देना चाहती है। रोजगार देंगे तो हम आप ऐसे काँव का बहस नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुल बात करेंगे। अगर हम लोग अनपढ़ रहेंगे तभी ना चाकू चलेगा, तभी तो सट्टा चलेगा ना। आज तो भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है। तो ये युवा खुले आपके माइंड में इस बात के माध्यम से ये वही भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं जो महादेव सट्टा का किंग है। नमस्ते, मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हूँ और जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर है, वैसे ही बिलासपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या है, नौजवानों की एक बड़ी संख्या है जो तैयारी करती है यहाँ पर रह करके। कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं तमाम, और प्रदेश स्तर के बहुत सारे जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और फिर नियुक्तियों का इंतज़ार करते हैं। नौजवानों के बीच आए ये समझने के लिए कि छत्तीसगढ़ के नौजवान, बिलासपुर शहर के नौजवान, नौकरी की तलाश में निकले नौजवान, पढ़ाई कर रहे, मेहनत कर रहे नौजवान क्या सोचते हैं, उनकी अपेक्षाएं मौजूदा सरकार से क्या हैं। आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब बहुत सारे चुनावी मैनिफेस्टो, बहुत लंबा इंतज़ार था, भारतीय जनता पार्टी का पहले आया, फिर कांग्रेस का आया, मौजूदा सरकार ने 5 साल कैसा काम किया है आपने देखा ही होगा। दूसरा, आपके जो अपने निजी जीवन में आपकी आकांक्षाएं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, उन आकांक्षाओं को जल्दी पूरा होने में मौजूदा सरकार आपका कितना योगदान वो दे रही है या नहीं दे रही है, इन सारी चीज़ों पे कुछ बताइए, आपका अनुभव कैसा? सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम अजीत दास है सर। मैं CGPSC व्यापम यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अभ्यर्थी हूँ। सर, हमारे लिए तो वैसे हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना हमारे लिए बीजेपी मैटर करती है ना कांग्रेस मैटर करती है। सीधा से हिसाब है सर, जो अच्छा कैंडिडेट होता है हम उसको वोट करते हैं। और जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टोज अभी तक आए हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो सर, हमारे लिए मैटर करते हैं कि उस मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए क्या दिया हुआ, क्या है आपके? हाँ, तो सर हमको हमारा सबसे बेसिक नीड है वो है रोज़गार। और चूँकि छत्तीसगढ़ में सर देखा जाए तो रोज़गार के लिए एक सामान्य परिवार के छात्र के लिए जो है कोई प्राइवेट सेक्टर की या फिर MNC की जॉब तो रहती नहीं है, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप यहाँ पे है नहीं उस सेगमेंट में, MNC के सेगमेंट में। बाकी सर यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं। तो सर मैं यही चाहूँगा कि जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पे इस इलेक्शन में एज अ कॉन्टेस्टेंट उतरी हैं वो एटलीस्ट रोजगार के मुद्दे, जैसे कि CGPSC व्यापम, हमारे प्रदेश में बहुत से पोस्ट अलग अलग विभागों में ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं सर, चाहे वो राजस्व विभाग हो या फिर पंचायत विभाग हो या फिर कोई शिक्षा विभाग में सर, जो सबसे मूल विभाग है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। वहाँ पे अभी देखा जाए तो 57,000 पोस्ट वहाँ पे खाली हैं शिक्षा विभाग। हाँ, शिक्षा विभाग में, जिसमें 12,500 पदों पर अभी वैकेंसी आई थी, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद 45,000 पोस्ट अभी खाली हैं यहाँ पे। तो सर हमारा यही रहता है कि युवाओं के दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से सर, एज ए युवा मैं बोलूँगा कि रोजगार के मुद्दे में जो भी पार्टी यहाँ पे काम करेगी, यानी कि उन मुद्दों को उनमें रखेगी, शामिल करेगी मैनिफेस्टो में, हमारा वोट उनके तरफ रहेगा। ठीक है, रोजगार के मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है नौजवानों के बीच, और हाल ही में छत्तीसगढ़ PSC स्कैम सामने आया था। स्कैम शब्द, वो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। उसमें ये आरोप लगा कि CGPSC जो ये संस्था जो कराती है इसको, उसके जो चेयरमैन है तामन सिंह सोनवानी और राजभवन में सचिव अमृत खलको,
इनके करीबी रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए, उनको सेलेक्ट कर लिया गया। बाद में कोर्ट में ये मामला गया, ननकी राम कंवर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता वो इसको लेकर के गए। बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती है, मानती है, और नौजवानों में उसके लेकर के गुस्सा भी दिखता है। ललन टॉप के पहले कुछ वीडियोज़ में आपने वो देखा भी होगा। क्या इस चुनाव में आपके हिसाब से CGPSC एक मुद्दा है? जी निश्चित रूप से, जैसा कि कल सौरभ सर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इंटरव्यू लिया था, उसमें सवाल किया गया कि 2021 PSC और 2022 PSC के मुद्दे पर, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो 2021 के PSC है वो तो मामला कोर्ट में है, तो हम उसके लिए कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो PSC 2022 का है उसमें जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो पेपर जो जिसका आंसर गलत लिया गया है वो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, तो उसके ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर सकते हैं। और पारदर्शिता को लेकर के छात्रों के बीच में काफ़ी ज़्यादा असंतोष का माहौल है। क्यों? आप तो जैसे पारदर्शिता की थोड़ी कहानी बताइएगा, क्योंकि इसको समझना चाहता हूँ। आंसर शीट मिल रही है, अब तो पारदर्शिता बेहतर हुई है, जी। और उससे ये एक फ़ायदा भी हुआ है कि अगर कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो सामने आ रहा है। जो आंसर में जो गड़बड़ी दिख रहा है उसी की वजह से तो मतलब सवाल उठ रहा है कि इतना ज़्यादा गलत आंसर प्रोफेसरों के द्वारा क्यों लिया जा रहा है। दरअसल सर बताना चाहूँगा, यहाँ पे CGPSC की जो बात उठा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी मतलब जो गड़बड़ी की बात उठ रही है, हालांकि कोर्ट में मामला तो उसमें हम ज़्यादा संक्षेप में नहीं, हाँ उसमें सर दरअसल ये है कि मेंस की कॉपी में जो मुद्दा उठ रहा है वहीं से है, तो हम लोग यही कहेंगे सर कि मेंस की कॉपी में एक चीज़ ये हो सकता है कि अब देखिए जैसे कि मैं अच्छा आंसर लिख रहा हूँ और ये भी अच्छा आंसर लिख रहा है, लेकिन सर मार्किंग को लेकर ही सारा विवाद वहीं पे है कि इसको जब मैं ज़्यादा बेटर लिख रहा हूँ तो मुझे क्यों कम नंबर मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्यों मिल जा रहा है। तो सर ये यहाँ पे कहना रहेगा कि आप अपने तरफ से CGPSC एक संस्था के रूप में अपने तरफ से एक सैंपल आंसर जो है आंसर की कॉपी निकाल दें कि उसको बेस बनाकर हमारी मार्किंग हो। अदरवाइज सर किसी को कुछ भी नंबर मिलेगा, हम लोग कैसे करके उसको कहाँ भी चैलेंज करेंगे सर। कुछ आप कोई एक आध उदाहरण बता सकते हैं आंसर शीट की गड़बड़ियों के जो आरोप लगे, एक आध उदाहरण? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू किया सौरभ द्विवेदी जी ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2-3 बातें उसमें कही। उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब एक तो मैं क्यों दूं, पहली चीज़। उन्होंने ये कहा कि किसी विधायक या मंत्री के बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, राजभवन का अधिकारी तो नहीं चला रहा है PSC। हालांकि तामन सिंह सोनवानी वाले मसले पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ी होगी तो करवाएंगे। तो मैं थोड़ा कुछ उदाहरण से बताइए ना, जैसे दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दूसरे प्रदेशों में भी लोग सुन रहे होंगे, उनको मालूम चले कि गड़बड़ी हुई क्या है दरअसल। सर जैसे सबसे पहले तो इंटरव्यू का बात करते हैं। सर बोलते हैं, मतलब अपने मुख्यमंत्री सर बोलते हैं कि मैं इसका आंसर नहीं देंगे। हम अपने परिवार में अपने पापा से पूछते हैं कि इसका गलती, मतलब हमारे घर में कुछ गलती होता है तो इसका जवाबदारी पापा का होता है। जैसे तो राज्य का हमारे जो मुखिया होगा उसी से हमने पूछने जाएंगे। उसके लिए हमने सर से भी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश किए थे, कई बार मतलब उनके द्वार पर गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री हमसे मिलने की कोशिश, मतलब हम लोग को परमिशन नहीं दिया। यहाँ तक कि हमने यहाँ से भीड़, रायपुर गए थे? हाँ रायपुर गए थे, और देखे होगे रायपुर में डंडा लाठीचार्ज हुआ था, उसमें मैं भी था, हमको भी लाठीचार्ज पड़ा था। तो हम और कहाँ जाएंगे, रोड में उतर के जाते हैं, और जहाँ भी वो बताते हैं कि यहाँ जाने से आपका सोल्यूशन होगा, तो वहाँ जाकर भी हमने सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री सर हमसे मिलना ही नहीं चाहते। भेंट मुलाकात में हमने कोशिश किया था कि हमसे बात करें, लेकिन भेंट मुलाकात में जब हमारे पास माइक आता है, हमारे माइक को ही बंद कर दिया जाता है। और दूसरा सवाल कि आप बोल रहे हो कि आंसर का बात कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन है सर, मतलब कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, वो सब जानते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बर्थडे के दिन उसका उद्घाटन हुआ था कि वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक लड़के ने मैप बना के स्पष्ट मैप बनाया है और उसको असम में दर्शाया है। असम में बता दिया है कि कुनो नेशनल पार्क है, कुनो में कुनो नाम की जनजाति रहती है, कुनो नाम का कुछ और होता है। इस टाइप का मतलब आंसर देने के बाद भी उसमें फुल मार्किंग दी गया। जब मैं आंसर उसको सही लिखा हूं तो मेरे को 0 दिया है। और एक एग्जामिनर नहीं, उसमें 3 एग्जामिनर होते हैं। तीनों एग्जामिनर अगर नंबर देते हैं उसके एवरेज निकाल के ही नंबर दिया जाता है, लेकिन तीनों ने एक ही नंबर दे दिया गया। पहले एक एग्जामिनर होता है, फिर डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है, फिर हेड एग्जामिनर। हाँ, वो तीनों, यानी तीनों स्तर से गड़बड़ी हुई। तीनों सर वो सिर्फ दिखाने के लिए 3 एग्जामिनर है, 3 नहीं है, सिर्फ एक ही ने चेक किया है। अगर तीनों करते तो वो गलती पकड़ा जाता। वो सिर्फ ये है कि अपने लोगों को भर्ती करने के लिए ना, उसमें सिर्फ एक बार मार्किंग कर दिया है, उसको सब जगह चढ़ा दिया गया। अगर सही से उसको चेक करते ना तो एक ना एक तो पकड़ते 3 में से, और उसका अगर तीनों में अलग मार्किंग करता उसके एवरेज मार्किंग देना था। नहीं, वो तीनों का तीनों एक ही नंबर दे दिया। ऊपर से एक मैथ्स का सवाल था 13/48, ये काटने से कितना आएगा, कहीं से आंसर नहीं बना। 1/4 का आंसर दिया, उसमें पूरा मार्किंग दे दिया। फिर दूसरा है इंग्लिश में, अगर मैं कोई आंसर लिखा हूँ तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेगा। कोई हिंदी में लिखा है नंबर, उसी सेम टू सेम आंसर को अगर हिंदी में लिखा है तो उसको नंबर कम दिया गया है। इस टाइप का जो मतलब
क्या सिस्टम बना के रखे हैं, मतलब अपने परिवार को मैं आता बस हूँ, मैं आप लोगों के पास आता हूँ एक बार इधर भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। जी, आप क्या करते हैं? मैं भी छात्र हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो CGPSC का मुद्दा है और जो छात्रों का मुद्दा है वो इस चुनाव में मुद्दा है, महत्वपूर्ण? गलत हुआ है क्या छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो प्रक्रिया न्यायालय में है उसमें कमेंट करना हमारे स्तर की बात नहीं रह गई। न्यायालय में उसमें जांच हो रहा है, और अगर जो केंद्र की सरकार ED CBI जैसे इतने जांच करा रही है तो इसमें जांच क्यों नहीं करवा लेती। दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी बिलासपुर कांग्रेस पार्टी में भी सक्रिय है? जी हाँ, बिल्कुल सक्रिय हूँ। बहुत जवाब से लगा मुझे। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिलासपुर में, अभी मैं बिलासपुर विधानसभा की बात करूँ, जो यहाँ 20 साल और 15 साल से मंत्री विधायक थे माननीय अमर अग्रवाल जी, उनके पास अखफोड़वा जैसे कांड जिन्होंने बुजुर्गों की आंखें छीन ली, गरवासा जैसे कांड जिन्होंने, हम बिलासपुर विधानसभा में खड़े हैं, हम बिलासपुर विधानसभा में खड़े हैं, हम अपने विधायक को तो पहले चुनेंगे ना। जो यहाँ से विधायक चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनाएगा, जो विधायक चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा उसी पार्टी का। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर अखफोड़वा जैसे कांड जिन्होंने बुजुर्गों की आंखें छीन ली, गर्भाशय कांड जैसे कांड जिन्होंने माओं की गर्भाशय निकाल ली, नसबंदी कांड जैसे कांड जिन्होंने माओं की हत्याएं की, यहाँ आप जो परियोजना निकली थी सीवरेज जैसी, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। ठीक है, ये 2013 में रमन सिंह की सरकार थी। जी जी जी। इन्हीं सारे मान लिया अगर ये सारे आरोप सत्य भी हैं, 2018 में जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। 5 साल से सत्ता में आप हैं, जवाबदेही तो आपकी है। ये जो सवाल है इनका जवाब तो देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया न्यायालय में है ना, क्या ये प्रक्रिया न्यायालय में नहीं है? क्या इस पे जांच नहीं चल रही है? और केंद्र की सरकार इसमें जांच क्यों नहीं करवा लेती? सारी चीजों में जांच करवा रही है। अगर जो उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने इसमें तो छत्तीसगढ़ में हुआ है तो केंद्र सरकार क्यों, राज्य सरकार जांच करवा रही है? कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का दायित्व होता है। अब ये जो विषय है इसकी जांच करवाने की बात जो कर रहे CBI ED, तो मेरे हिसाब से बताना चाहूँगा, ED आर्थिक अपराधों की जांच करती है, CBI अगर जांच कब करती है? जब राज्य सरकार प्रतिवेदन कोई मामले की देती है, CBI जानकारी लेती है, तब वो संज्ञान लेकर स्वतः जांच करती है। डायरेक्ट जांच भी करती है, लेकिन बेटा विषय रुकिए, बता रहा हूँ आपकी बात है, आपकी जो शंका समाधान कर देता हूँ CBI जांच क्यों नहीं कर रही। ये मामला न्यायालय में कैसे आया? ये जो अभ्यर्थी बैठे हैं PSC के साथ यहाँ बिलासपुर पे, आप जो खड़े हैं, बिलासपुर एक हब होता है PSC तैयारी करने का। बहुत से छात्र दूर दूर आज का गरीब अंचल से लेकर यहाँ के, आप जिस आपके भी चैनल ने गांधी चौक में जाके देखा था कि किस तरीके के छात्र यहाँ के करते हैं, वो दुखी थे, पीड़ित हैं। उन्होंने आस लेके बार बार मुख्यमंत्री विधायकों के पास कर प्रतिवेदन दिया। जब भी कुछ नहीं हुआ तो भाजपा के इसमें राजनीति कैसे आई? एक भाजपा के विधायक ने याचिका लगाई, ननकी राम कंवर, वो चाहते थे छात्र भी लगा सकते थे, छात्र डरते हैं तैयारी करते। आपके साथ बहुत सारे देखे होंगे छात्र अपना चेहरा छुपा कर इंटरव्यू देते थे। ननकी राम कंवर ने याचिका लगाई, उस याचिका का लाइव प्रसारण हो गया डिजिटल माध्यम से, वो विषय संज्ञान में लोगों के आ गया, ये विषय नेशनल न्यूज़ बन गया। उसके बाद दोबारा जब सुनवाई हुई तो उसका प्रसारण रोका गया कि इस विषय को राजनीतिक दिया जा रहा है रंग। तो मैं राजनीति से बिल्कुल अलग करना चाहता हूँ, राजनीति का विषय नहीं है ये केवल छात्रों की जो आड़ी गाड़ी मेहनत कमाई है, जो मेहनत अपने बाप बेच रहे हैं, यहाँ के पढ़ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता दिख रहा है। तो राजनीति की चाशनी में नहीं डालना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ, मैं इसलिए इसको विषय को बता रहा हूँ कि किसी पार्टी में सक्रिय हैं आप पूछ सकते हैं किसी भी छोटे भाइयों से, मैं कोई भी पार्टी से सक्रिय नहीं, इसलिए राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, छात्रों के हित की बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी। ठीक है जी। अगर आप बात करेंगे, बोल रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। आपका नाम क्या है? अर्पित केसरवानी हूँ। क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ लॉ का। अगर आप बात करेंगे कि चुनावी मुद्दा है, तो चुनावी मुद्दा 2003 और 2005 में क्यों नहीं हुआ? 2003 और 2005 में भी PSC में गड़बड़ी हुई थी, जिसे 2005 में हाई कोर्ट ने दोषी भी ठहराया। उसमें बीजेपी क्यों शांत रही? स्टे लेकर क्यों आई? मतलब आज बोल रहे हो ना इस बात को। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला भी कि ये मामला कोर्ट में है, अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात रही अधिकारी के बच्चे, इसके पहले भी जो बता रहा हूँ मैं आपको 2003 और 2005, उसमें तो साफ ही आज भी जो IAS है ना, उन्हें एवॉर्डेड किया गया है केंद्र सरकार ने। क्यों किया? जब उनके ऊपर दोषी ठहरा दिया गया तो उसमें सरकार क्यों नहीं उसमें ध्यान दी? बीजेपी की सरकार थी। नहीं, उसमें बस एक बात, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। और राजनीतिक बहुत राजनीतिक चर्चा भी नहीं करनी है, क्योंकि नौजवानों की बात है। और ज़रूर आप लोगों से इसलिए, चूंकि आप एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, तो आपके पास मैं आऊँगा, है ना। बहुत बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली चर्चा नहीं करनी। हाँ, लेकिन आपने एक बात कही कि अधिकारी के बच्चे, आपने कहा, तो उसमें सवाल ये नहीं कि अधिकारी के बच्चे चयनित क्यों हो गए, वो सवाल नहीं। अधिकारी के बच्चे, उनका बैठने का अधिकार है, परीक्षा दें, उनका एग्जाम अच्छा हो, वो चयनित हो सकते हैं। सवाल ये है कि उत्तर पुस्तिका क्या कहती है,
उत्तर पुस्तिका में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, ये सवाल मुझे एक मिनट बाहर आओ, एक बार इनकी सुन लूं, एक बार इनकी सुन। वो बोल रहे हैं ये जैसे राजनीतिक बात इनका काम ही है गुमराह करना। स्टूडेंट लोग को गुमराह कर करके इन लोग आज तक ये मुकाम पर पहुंचे। 5 साल से इन लोग यही बस रोना रो रहे कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। अगर ये 5 साल पहले बीजेपी ने क्या किया था, इसलिए जनता ने इनका जवाब दिया, पलट दी। फिर 5 साल आपने कार्रवाई नहीं किया। अब चूंकि जो इन स्टूडेंट लोग से जो वादा किया गया था, स्टूडेंट लोग से हमसे वादा किया गया था, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम स्टूडेंट लोग को जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देंगे। कि कहाँ एक भी रोजगार नहीं मिला, क्या बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग क्या जानेंगे। माँ, गरीब माँ एक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करती है, इतना मेहनत करती है, वो माँ जानती है। ये भूपेश बघेल बहरा हो चुका है, भूपेश बघेल। मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा थोड़ा सा, हाँ आप पीएससी के स्टूडेंट हैं, पीएससी के स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? जी देखिए, मेरा नाम करण पांडे है। मेरा मानना है कि यहाँ पर बात युवाओं की हित की होनी चाहिए। राजनीति से हट के युवाओं की हित की बात होनी चाहिए। सहमत हूँ इस बात से, और मेरे हिसाब से सभी को सहमत होना चाहिए। कितना शर्म की बात है कि एक बच्चा अपने घर का खेत बेचकर, घर बेचकर, एक जो माता पिता होते हैं मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं शहर में, उसको पता चलता है कि उसके बेटे का पद पैसे में बिक जाता है, तो कितना दुख लगता है। मेरा मानना है कि ताली मत बजाइए, आप लोग पता है ताली बजाएंगे फिर वो नारेबाजी। मेरा मानना है कि जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संविधानिक आयोग है। इसमें किसी भी तरह का घोटाला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोटाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं मतलब ये कह रहे हैं। अब इनका पक्ष ले लूं फिर आपके पास। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो प्रक्रिया न्यायालय में है वो तो न्यायालय में रहेगी। अगर जो भूपेश सरकार शिक्षा युवाओं के लिए क्या किया आपने, ये बताइए। युवाओं के लिए 40,000 से ज्यादा भर्ती है अभी शिक्षक में निकाली गई। युवाओं के लिए रोजगार भत्ता दिया गया। शिक्षा के लिए KG to PG फ्री शिक्षा लाई गई। तो इस बार वादा किया है भाई साहब, अभी लाई नहीं गई। आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया गया ना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज, जो फ्री में शिक्षा इंग्लिश मीडियम में ग्रांट कराई जा रही है। रमन सरकार में सैकड़ों सरकारी स्कूलें बंद की गई थी, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन आज सैकड़ों आत्मानंद स्कूल और कॉलेज फ्री में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए बनाई गई। व्यापम जैसे एग्जाम, जहां पूरे भारत देश में पहला ऐसा राज्य है जहां फीस नहीं ली जा सकती, आप कितने भी बार एग्जाम दें। इन पर जवाब ले लेता हूं, ठीक है। एक मिनट, जो स्कूल की बात कर रहे हैं पहले शुरू से आत्मानंद पाद में, फिर राजनीतिक हो जाएगा। पहले ये बताइए, इन्होंने कहा शिक्षक भर्ती, शिक्षा भर्ती जो बोल रहे, आज जाके देखिए किसको मिला है। खाली ये पेपर में ही दिखावा करते, पोस्टर में ही दिखावा करते, बाकी अगर मौके पे जमीन पर जाके देखेंगे एक को भी नहीं मिला है। शिक्षा की बात, भत्ता की बात कर रहे थे, भत्ता आज तक एक है ना, भत्ता की बात करते, भत्ता आज तक एक पूछ लीजिए, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट लोग करे। बेरोजगारी भत्ता मिला किसी को? मैं बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी भत्ता मिला किसी को? नहीं, हाँ बताइए। अभी तक किसी को भी, एक भी छात्र को, एक भी किसी को भी व्यापारी भत्ता मिला हो, वो रोजगार भत्ता मिला हो तो मेरे को बताए। एक भी व्यक्ति को, जहाँ पे सब है, किसी को मिला हो तो बताए। जब इस भाई 2 मिनट आपको सच सुनना पड़ेगा, आपको सच्चाई सुनना पड़ेगा। देखिए 2 मिनट, आपको सच्चाई सुनना, सच्चाई सुनने की दम रखिए आप। 4.5 साल हो गया है इस सरकार को, 4.5 साल बाद याद आता है बेरोजगारी भत्ते का। नहीं, बेरोजगारी भत्ते में एक आलोचना है, और भाई साहब उसमें मैं आलोचना इसके बाद आ रहा हूँ। एक आलोचना है भाई साहब, प्लीज आलोचना मैं कर लूँ थोड़ी सी, पत्रकार की आलोचना सुनेंगे। एक आलोचना है, मैं कई जगह गया, आपने दिया है कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता, पर जितने लोग, जो क्राइटेरिया है ना बेरोजगारी भत्ता को पूरा करने के, घर नहीं होना चाहिए, इतनी आय नहीं, वो इतना मुश्किल है कि जो गरीब व्यक्ति है जिसको जरूरत भी बेरोजगारी भत्ता की, वो अप्लाई नहीं कर पाया। को तो मिलना चाहिए ना, जो गरीब बहुत कम है, जो गरीब है उसी को मिलना चाहिए ना सर। आप ये बताइए कितने लोगों को मिला, कितने लोग? मुझे नहीं लगता, मुझे ये बताइए कितने लोगों को मिला।
मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पा रहा हूँ। जो क्राइटेरिया में फिट हैं उन्हें तो मिल रहा है ना सर, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बेरोजगारी भत्ता मिला, उसमें लिखा है जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसको बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, ना कि गरीब को। सवाल है इनका, सवाल है दोनों सवाल है। एक मिनट मेरे दोनों सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा विकास सिंह। क्या करते हैं आप? मैं बस ऐसे ही, हाँ ठीक है। वर्किंग है, ठीक है। मैं दोनों से मेरे सवाल, दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। जो भी पार्टी वाले नहीं हैं। नाराबाजी कर रहे हैं, जो भी लोग नाराबाजी कर रहे हैं, एक मिनट, जो भी लोग नाराबाजी कर रहे हैं कोई अपने पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी, मैं एक दोनों फेस्टिवल पार्टी से मैं बात कर रहा हूँ। जो घोषणा पत्र हुआ उसमें छात्रों की कहाँ पे बात है? घोषणा पत्र में जिसे एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने 2-3 दिन से आज मैं हूँ, आज 19 से 20 दिन हो गया, एक बहन के एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले भी मैं 2021 की बता रहा हूँ, उससे पहले आज 30 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था। एक छात्रों की भी होना चाहिए। फ्री में कोई धान के रेट बढ़ा दे रहा है, नहीं, मैं उससे जवाब की बात मैं दोनों से पूछूँ, दोनों से धान के रेट बढ़ा दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं। छात्रों के साथ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने पे बाद उनके पास मात्र पॉकेट में 1000-2000 रुपये रहता है। उस टाइम सरकार को कुछ तो करना चाहिए कि स्टूडेंट होने के बाद उनके आई कार्ड या किसी भी स्टूडेंट के पास कार्ड हो, फ्री में इलाज होनी चाहिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। फ्री में इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना हर चाहिए। स्टूडेंट कहीं घर से बाहर है, वो किसी की भी हो, वो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो या बिल्कुल फ्री में इलाज होना चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो भी निकाला है उसमें आप देख लीजिए कि 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल में मिलेगा। 10 लाख रुपए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद दिए। आज यहाँ रेलवे में क्यों नौकरी नहीं निकल रही है? क्यों नहीं निकल रही है? ये युवाओं को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। रेलवे के नौकरी क्या नौकरी नहीं होती? युवाओं को नौकरी क्या रेलवे में नहीं मिलनी चाहिए? सर, यहाँ जो ट्रेनें रद्द हो रही है, क्यों हो रही है? आपसे बात नहीं की, आप आइए आगे, नए लोगों से भी बात कर ले जो आगे बढ़े। क्या सोचना है इस पे? बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए अगर तो जब 4.5 साल में भाजपा ने, कांग्रेस तो इसको भूल चुकी थी कि हमने कोई ऐसे घोषणा पत्र में वादा भी किया है। जब भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया तब इन्हें याद आया कि यार ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। भाजपा में सक्रिय हो? नहीं, लेकिन जब उनको कांग्रेस ने, जब भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया, क्योंकि कई सारी रैलियां हुई, कई सारे शो हुए भाजपा की, देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य लोक सेवा आयोग है, पीएससी, इसका सिलेबस ऐसा है कि इसमें साइंस और टेक का जो वेटेज है इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके उलट ये सरकार तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि सिलेबस को ऐसा डिजाइन करे, कोई भी सरकार हो। देखिए, वो कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहे आप, आहत मत होइए। हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो युवाओं को रोजगार किसमें मिला, हम बताते हैं किसमें मिला। यहाँ का विधायक चाकू का धार करता हूँ, चाकू में विकास हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी का थोड़ा सा शांत और बस एक निवेदन है, मैं किसी भी पार्टी को पक्ष देने से रोक नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा पीछा हो जाइए, पर ना हाईजैक मत करिए इसको। आप अपना पक्ष रखिए, हाईजैक नहीं होने देंगे, है ना आपको ना इनको, क्योंकि मूल मुद्दा इनका है, नौजवानों का। ठीक है, बीजेपी ना कांग्रेस किसी से मतलब नहीं। आप बताइए। सर, हम स्टूडेंट हैं। नहीं, एक इन्होंने बात कही कि पैटर्न जो है वो बहुत समस्याजनक है, सिर्फ साइंस वालों का वेटेज। आप किस सब्जेक्ट, मतलब आपको लगता है ये बात सही है? सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आप पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, साइंस और मैथ्स की बात कर रहे हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है सर, पहले क्या है, मिलता था मैथ्स वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट, अब उसको 50-50 कर दिया गया। तो वाला मैटर है ही नहीं, वो बिना जाने जानकारी दे रहे, उसका मैं नहीं करूंगा। लेकिन सर, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम लोग का छात्र का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, हमको वही चाहिए। अभी वो ठीक हो गया पैटर्न? सर, पैटर्न ठीक हो चुका है, वो 2-3 साल पहले ही ठीक हो चुका है। दरअसल वर्तमान में मैं बात करूंगा कि रोजगार की, तो देखिएगा सर, एक पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रोजगार के संबंध में बहुत कुछ डाला है, चाहे वो 1 लाख सरकारी भर्तियां 2 वर्ष सरकारी भर्तियां 2 वर्ष। दूसरा चीज, शेड्यूल के बारे में भी बात किया है, यानी कि किस प्रकार से इस एग्जाम को लिया जाएगा। शेड्यूल का प्रॉब्लम छात्रों को बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हमको कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि कौन सा पेपर कब होगा, तो उसको भी शामिल किया है। और जो भ्रष्टाचार वाली बात उठी, हालांकि
उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे सर, कोर्ट का मैटर है, तो उन पर भी उन लोग कार्रवाई करेंगे, ये कहा है। लेकिन सर मैं यही जानना चाहूँगा कि दूसरी पार्टी जहाँ जिनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी तो डायरेक्ट किसी ना सीएम से मेरा कॉन्टैक्ट है ना किसी विधायक से मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं भाइयों से ही जानना चाहूँगा कि चलिए आपने मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं किया युवाओं के लिए, तो क्या कल की डेट में जैसे आप, क्योंकि सर मैं अभी 17 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन में बिलासपुर विधानसभा से ही हूँ, तो जो पार्टी भाई मेरे को संतुष्ट कर सकी मैं उसको जाके वोट करूंगा। तो एक पार्टी ने तो बता दिया, मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी से जानना चाहूँगा कि कल के डेट में आपकी गवर्नमेंट बनती है तो ये रोजगार यानी कि शासकीय सेवा हो गई या फिर टाइम टेबल का मुद्दा हो गया या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, इस पर आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? आपके जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है उस पर क्या घोषणा पत्र में कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आया कांग्रेस के युवाओं के लिए, मतलब आपने ठीक, भाई साहब प्लीज कमेंट मत करिए, है ना, मतलब उसमें ये कि आपने ठीक है, आप इंतजार करते रहे, आप इंतजार करते रहे, थोड़ा देर से आपने मैनिफेस्टो किया बीजेपी का, इन्होंने 3100 किया धान का, आपने 3200 कर दिया, आप कर्ज माफी भी कर रहे हो, किसानों के लिए आपने काम किया है दिखता है, युवाओं के लिए नौजवानों के लिए आपकी घोषणा पत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है प्रॉमिसिंग। देखिए पिछले बार भी अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले 40,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। आने वाले समय पे भी देखिए आप देखिए झूठ बोलेंगे तो नहीं होगा, आने वाले समय में भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां भर्ती होंगे, लेकिन कम से कम यहाँ राज्य सरकार ये तो कर रही कि भर्तियां दे तो रही है, नियुक्ति पत्र उन्होंने दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में नहीं है। घोषणा पत्र में क्या है? हाँ तो लंबित है ना, मामला लंबित है, न्यायालय में लंबित है, क्यों? आप ये बताइए, आप न्यायालय को ऊपर ले जाइए, यदि भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार, अब आप इन पे दबाव मत बनाइए, आप इन पर दबाव, भाई साहब न्यायालय पे दबाव बनाने आ गए। अगर कोई छात्र होता तो मैं नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना सर, जैसे केंद्र में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी उन्होंने, कितने युवाओं को रोजगार दिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था पूरा तो कर नहीं पाया आपने। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था पूरा करते आ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, दुनिया रोजगार दिया है लोगों को 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ अभी चालू हो गया, आधे स्टूडेंट लोग को मिल गया जवाब, जो इनके छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने वादा भी किया था कि स्टूडेंट लोग को आते ही साथ रोजगार, और जो भर्ती सुविधा भर्ती किया वो छोड़िए, ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने, देखिए केंद्र सरकार दे रही रोजगार, इसलिए तो केंद्र सरकार दोबारा भी बन गई है, पूरे नहीं हुए, जितना वादा था पूरा नहीं। मैं बोलूं, सरकारी नौकरियां मात्र 1% से भी कम होती हैं, उसके अलावा दोनों सरकार, ना भाजपा ने कुछ किया ना कांग्रेस ने कुछ किया। यहाँ जब मैं इंजीनियरिंग किया था 50 इंजीनियरिंग कॉलेज थे हमारे यहाँ, आज गिर करके 25 पे रह गए। हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा चलाना आता है, प्रोग्रामिंग करता है, मैं खुद TCS में नौकरी करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, हम में और बिहार के लेबर में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ का युवा 1500-2000 किलोमीटर दूर जाता है नौकरी करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें निकम्मी है। रमन सिंह निकम्मा था, अभी भूपेश बघेल भी निकम्मे हैं। हमारे यहाँ IT सेक्टर क्यों नहीं खुल सकता है? हमारे यहाँ नए रायपुर में आपने तबला बजाने तक के लिए इंस्टीट्यूट खोल दिया, और हमारे लिए IT के लिए क्यों नहीं खोल रहा? IT इतना बड़ा एजुकेशन का हब हो सकता है, इतने लोगों को एब्जॉर्ब कर कहा कि IT की तैयारी करने वालों की तनख्वाह जो है वो बहुत कम, IT की नौकरी करने वालों की जो स्थान, भाई साहब उसकी जो है बहुत कम है। एक बार अंदाजा दीजिए कितना, कैसा? IT की जो लोग नौकरी कर रहे हैं क्या आपने कहा दिहाड़ी मजदूरों जैसी, दिहाड़ी मजदूर इन द सेंस, उनको जैसे बिहार का दिहाड़ी मजदूर अपने घर को छोड़ करके 1500-2000 किलोमीटर नौकरी करने जाता है, ठीक उसी तरह हम ऐसे IT के पढ़े लिखे इंजीनियर अपना घर छोड़ के, छत्तीसगढ़ छोड़ करके 1500-2000 किलोमीटर जाते हैं नौकरी करने। एक चीज बताइए, वो SI भर्ती पे कौन बता? आप SI के स्टूडेंट, कैमरा इधर है, इस तरफ आइए। हम दोनों में कोई सर SI भर्ती, हाँ सर, SI का भर्ती 2018 में आया था, आज 2023 है। इसका पेपर 2021 में जब हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए थे, तो 2013 से पहले याद दिला दें, 2013 से इस प्रदेश में एक भी SI की भर्ती नहीं हुई है। हाँ, 2018 में जब वैकेंसी आया, फॉर्म भरे, उसके बाद 3 साल तक हम लोग आंदोलन करते रहे, या जो भी हम लोग कोशिश किए, कुछ नहीं हुआ। 21 में फिर से रीओपन किया गया इस SI भर्ती को। वहाँ से जब हम फॉर्म भरे, फिर से रीओपन करके फिर से फॉर्म भरे,
और फिर जब उसका प्रोसेस कराने का बारी आया तो 2 साल तक फिर कुछ नहीं हुआ। अभी 2023 आया है, 2023 में फिर 29 जनवरी को प्री का पेपर हुआ। प्री के पेपर के बाद जब उसका रिजल्ट आया ना तो उसमें 1843 पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, वो अपने लोगों को अंदर करने के लिए। फिर उसके बाद मेंस का पेपर हुआ, उसमें 370 लोगों को बाहर कर दिया अपने लोगों को लेने के लिए। उसके बाद फिजिकल का पेपर हुआ, उसमें एक स्टूडेंट हमारे दोस्त हैं, उसमें एक पासिंग मार्क होता है 90 नंबर का, उसको पार करके 96 नंबर ले आया था। उसको वापस बहला फुसला के 1 हफ्ते बाद फिर कॉल किया गया वहाँ से शासन प्रशासन से, और उसको दस्तखत कराया गया कि आप 84 नंबर लाए हो और फेल हो गया हो। मतलब वो अपना नंबर को कम करवा दिए, उन नंबर को कम कर दिए। मतलब ये अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और अपने जीजा पोता जो भी अपने रिलेटिव लोग सबको अंदर कर देंगे। जैसे पीएससी में हुआ वैसे सब इंस्पेक्टर में हुआ है। हम लोग इसके लिए 122 केस हाईकोर्ट में लगाए हुए हैं, लेकिन अभी आनंद फानन में 122 केस लगा। इतिहास का सबसे बड़ा है ये केस, 122 को लगाया हुआ सर। और ये आपने कौन सा एग्जाम दिया? मैंने एफआई का दिया था, हमारा प्री में ही हम अटक गया मेन फिर तो किसका हाँ कॉलेज फी भी रमन से किया। आप किसी भी कॉलेज के फैक्ट चेक बाद में कर लीजिए। पूछिए भाई साहब आप मेरे इधर कैमरा घुमा दो। ये आप धमका रहे हैं उनको? बिल्कुल नहीं, हमारे मित्र हैं, धमका रहे हैं? हमारे मित्र हैं, हम उनको धमकाएंगे। आपकी टोन तो बहुत धमकाने वाली लग रही है। हमने पूछा कि किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, ये पूछना भी गलत है। इंटेरोगेशन बाद में कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूं। ये ऐसा होगा तो नहीं, आई एम सॉरी, इसीलिए कांग्रेस की आपकी डिबेटिंग अच्छी नहीं है, सॉरी। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम एफआई की एग्जाम दिए थे, हम साथ में किए हैं, ठीक है। हमारा प्री हम दिलाए थे, हमारा उसी में अटक गया था, नो डाउट। हम मेंस पहुंच ही नहीं पाए थे। केस लगाए हैं वो सब मिलके हम लोग हाई कोर्ट में केस लगाए। जो भाई फॉर्म भरेगा वही तो केस लगाएगा ना, बाकी कोई तो लगाएगा नहीं। 122 याचिका पर एफआई के तो छोड़िए, हर जितने एग्जामिनेशन ये 5 साल में हुए हैं ना, सबके मामले हाई कोर्ट में लंबित क्यों हो जाते हैं? क्यों इनकी भर्तियां नहीं होती? क्यों नहीं होती? यदि होती तो भूपेश बघेल जी की सरकार में सब आज नौकरी में रहते, कोई हाई कोर्ट का रास्ता नहीं जाता। आज मतलब जितने भी युवा बोलते हैं ना, 3 बार लिया एसआई का पेपर भाजपा के सरकार में 3। मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, 3 बार पेपर हुआ, तीनों बार कंप्लीट करके दिया। ये 5 साल में एक भी भर्ती को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उसके हर बार डंडा चार्ज कर देते हैं, हमको बेइज्जत करके भगा देते हैं। नंगा होकर दौड़े हम लोग, नंगा होकर रायपुर में दौड़े हैं, तब तो कोई देखने नहीं आया था हमको। न बीजेपी आया न कांग्रेस आया, तब तो नहीं आ गए हम लोग को बचाने के लिए। हम नंगे लेके दौड़े हैं, अब संसद में देखे होगे। सर वही है सर, छत्तीसगढ़ की जनता ये बोल रही है, छत्तीसगढ़ की जनता ये बोल रही है अब नहीं सही बो, अब कुचर के रही बो, कुचर के। हमारे छत्तीसगढ़ के बहनी मदारी मान कुचरे के बात कर रहे थे। आप बीजेपी में हो? हाँ, लग रहा है। नौजवानों की बात कर, बीजेपी से तो हम भी है पर आप भी बीजेपी से भी हैं। बता दीजिए, ईमानदारी से परिचय तो दे दीजिए। मैं 3rd ईयर बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। मैं 10वीं 12वीं सब पढ़ा हूँ, है ना। बीजेपी में भी पढ़ा हूँ, कांग्रेस में भी पढ़ा हूँ। दरअसल ये पूरी प्लानिंग चल रही है। किसकी? जिसके हाथ में सत्ता है, वो ना युवाओं को रोजगार देना चाहती है। रोजगार देंगे तो हम आप ऐसे काँव बहस नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका सुधार करेंगे। चाहती ही नहीं है। क्यों नहीं चाहती? अगर हम लोग अनपढ़ रहेंगे तभी ना चाकू चलेगा, तभी तो सट्टा चलेगा, चलेगा ना, तभी तो चलेगा। हम लोग के अंदर दिमाग, अगर हम लोग के अंदर दिमाग आ जाएगा, हम लोग को ऊपर दिमाग, हम लोग यहाँ बहस नहीं करेंगे, जाएंगे, जो लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। जो जिसको सजा पड़ना है, जो पीएससी घोटाला किया उसको सजा पड़ेगा, और जिसको मिलना है जॉब उसको जॉब मिलेगा। भाई साहब एक बात इन्होंने कही, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन एक चीज बताइए, एसआई की भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी चल गई और अब धैर्य जो है जवाब दे रहा है। 2013 से भर्ती नहीं हुई, 2018 में निकला था। देखिए, इनकी याचिका लगी हुई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ही उसमें आदेश जारी करेगा, जो भी दोषी होगा दोषी निर्णय उसमें पाया जाएगा। आपकी सारी भर्तियां, कांग्रेस सरकार की सारी भर्तियां हाई कोर्ट में क्यों रुक जाती हैं? भाई देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 2003 देख लो, 2005 देख लो, क्यों लेके आई इनकी सरकार केंद्र, मतलब स्टे लेके आई सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए। आज उन्हीं आईपीएस आईएएस लोगों को आप सम्मानित करते हैं जो खुद दोषी हैं। ये घोटाला पहले भी हुआ है, भाजपा शासन में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप ये कह रहे हो कि इनके शासन में भी हुआ है और आपके में भी हो गया? हुआ है, आपके में भी हो गया। अगर हुआ है, जो दोषी होगा वो न्यायालय में लंबित है, न्यायालय जांच कराएगा और उसमें जो भी दोषी होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि उन पर कार्रवाई होगी। सर मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। सर अगर बीजेपी ने 2003-2005 का घोटाला किया था तो इनको लाइसेंस देके गया था क्या
कि इस बार फिर से घोटाला कर लो अपने। लाइसेंस दे के गया है कोई, ऐसा तो लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया। वो गलती है क्या, आप सुधारो, नहीं तो आप भी बाहर हो जाओगे 5 साल बाद, वो 15 साल बाद बाहर हुआ, वो भी बाहर हो जाएंगे। ये कोई गलत वो नहीं है, गलत बयानबाजी करते हैं कि 2003 में हुआ था। हमको कहाँ में क्या मिला? नेताओं के साथ नेता अपना नेतागिरी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? व्यापम भविष्य को लेकर व्यापम का कोई है क्या ना? व्यापम पे थोड़ी बात करते हैं। अजीब की बात हाँ, व्यापम। सर व्यापम का ऐसा है कि अभी रिसेंटली मतलब इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा पेपर यानी कि जो भर्तियां आखिरी जो निकली थी हाँ वो भर्ती टूटा अभी था, जस्ट बता अभी जैसे सर ये जो अधिसूचना वगैरह ये क्या बोलते हैं इलेक्शन का ये आया ना, आचार संहिता का डेट आया, जस्ट उसके पहले व्यापम से कुछ पेपर के आए हैं सर। लेकिन बात ये होती है सर कि इतने दिनों से क्यों नहीं, वो हमारी चिंता का विषय है। क्योंकि सर क्या था कि कोरोना काल, अब चलिए आप बोले कि कोरोना काल में वित्तीय संकट था जो हम लोग मानते हैं, लेकिन सर वो 2 साल तो हमारे बर्बाद हुए। उसके बाद बाकी के जो 3 साल थे उसमें इतना ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कौन सा वित्तीय संकट आ गया था कि वैकेंसीज आ ही नहीं रही थी सर। और ये लास्ट का टाइम मतलब मान के चलिए ये दिसंबर जनवरी तक तो ये हमारे प्रदेश में आरक्षण का मैटर चल रहा था, ये मई तक चला। मई 2 तारीख को कुछ इंटरिम रिलीफ मिली थी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, उसके बाद शायद वैकेंसीज आनी शुरू हुई। वो भी सर इतने लास्ट मोमेंट में आई है कि अब सर हम लोग का ऐसा है कि कई सारे पेपर के ऐसे हैं फॉर्म भरा गए हैं लेकिन पेपर का अता पता नहीं है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा है, कुछ भी चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ता है। तो सर हमारा यही कहना है कि इतना लास्ट मोमेंट में क्यों, पहले क्यों नहीं आए सर। और जो भी इसके अलावा भी इसके अलावा भी सर इसके अलावा क्या नाम है सर एक और मैटर है, इसके अलावा भी व्यापम की जितनी भी भर्तियां आती थी सर उसमें क्या है, जो नियम कानून रहते थे उसमें कुछ न कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दिया जाता था कि हर पेपर सर कोर्ट में गया है, जितनी भी वैकेंसी आई है सब के सब कोर्ट में गई है। तो सर यही कहूंगा, मैं सुधार की बात करता हूँ, मैं सुधार की बात करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आया, बताइए, सॉरी थोड़ा सा मुश्किल सवाल आप लोगों के लिए भी, क्या एस्पिरेंट्स जितने हैं अभ्यर्थी बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सबका? सर किसी का नहीं है, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर सर, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो हमारे लिए सोचेगा, बाकी हमको कोई नहीं चाहिए। घोषणा पत्र दोनों के आ गए हैं, अब पूछ रहा हूँ सर घोषणा पत्र आ गए हैं। देखिए एक पार्टी ने अपना सब कुछ क्लियर किया, दूसरे पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया। तो मैं इसी के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के भी साथी हमारे साथ है, इसलिए तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनके टॉप मोस्ट लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ। स्पष्ट है क्या है रोजगार? मैं पूछ रहा हूँ रोजगार पे क्या है? रोजगार सिर्फ रोजगार की बात करोगे तो रोजगार कांग्रेस सरकार ने दी, और आपको बता दूं नहीं, घोषणा पत्र में रोजगार पे क्या है? रोजगार देगी कांग्रेस सरकार। घोषणा पत्र में क्या वादा है? बिल्कुल जरूरी है कि घोषणा पत्र में ही बोले तो होगा। मतलब आपकी टॉप प्राथमिकता में नहीं है वो? प्राथमिकता है, प्राथमिकता की चीजें घोषणा पत्र में होती हैं तो है ना। क्या है बताइए? बता तो रहा हूँ, रोजगार देगी। देखिए रोजगार है देखिए रोजगार के लिए क्या? मैं बता रहा हूँ जैसे अभी कुछ ही महीनों पहले 40,000 ज्यादा शिक्षक भर्ती कांग्रेस पार्टी ने निकाली, घोषणा ये भी नहीं था लेकिन निकाली ना। कम से कम कांग्रेस पार्टी जो नहीं भी बोल रही वो भी कर रही है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आप यहाँ पे एक भी नेता से पूछ लीजिए या एक भी छात्र से पूछ लीजिए कि केंद्र में जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हुई थी कि एक भी नौकरी कोई भी युवा यहाँ पे पाया? 40,000 नहीं हुआ है। 40,000 का भर्ती 12,489 पदों पर भर्ती आई थी। पंकज इस तरफ आ जाओ, इन्होंने ये मुद्दा बार बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है। कांग्रेस के हमारे साथी ये कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती 40,000 हमने कर दी। नहीं। ये कहा गया कि अखबार में बता दिया गया साहब शिक्षक सर, मैं भर्ती डेटा- 40,000 डेटा बता रहे सर मैं बता रहा हूँ डेटा सर, वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो भी हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं पेपर किसको दिए। 12,500 भर्ती सिर्फ शिक्षक भर्ती का आया था, उसमें से भी 600 पोस्ट को ऐसे गायब किए उसका भी पता नहीं है। और वो 12,500 के जो पोस्टिंग का बात करें, कुछ गिने चुने लोगों का सिर्फ अभी तक ज्वाइनिंग लेटर आया है, बाकी कोर्ट में लटका हुआ है। हम लोग उसमें बोला गया है, किस मामले में लटका हुआ है? वो लटका हुआ बीएड और डीएड के मामले में। उसमें बोला गया है कि डीएड सिर्फ वर्ग 3 में सिर्फ डीएड अलाउ होगा, तो वो अपने लोग नहीं हुआ है। अरे हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हमको पता है केस हमको पता है। ऐसा लगता है कि केस ही लड़ रहे हैं हर जगह, लड़ने मैं जा रहा हूँ, हर चीज में यही केस लड़ रहे हैं। हाँ बताइए जी सर। सर मैं क्या नाम है आपका? सर निकेश जैसा कर लीजिए। क्या और मैं बीएससी कृषि तृतीय वर्ष का छात्र हूँ सर। और तैयारी कर रहे हैं आप? मैं किसी भी स्पष्ट, मैं आपको पहले पार्टी स्पष्ट से करूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं पार्टीगत नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूँ आपको पहले से। और सर सबसे पहली बात यह है कि मौजूदा सरकार है या जो आने वाली सरकार है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जो अभी सरकार है जो आने वाली है, कृषकों को साधने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है सर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कृषक, जो कृषि छात्र हैं उनके लिए कुछ ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। कृषि छात्र को रोजगार की आवश्यकता होती है सर। कोई भी कृषि छात्र 4 साल करने के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल करने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल बेरोजगार है सर। तो उनके लिए
जो आप BSc एग्रीकल्चर यस कर सर, रहे हैं? बेसिक कृषि छात्र हूँ सर। निकला है सर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सर, निकला है, ठीक है, निकला है, लेकिन भर्ती होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, केवल दूसरी चीज ये है कि नौकरी तक ठीक है, नौकरी तक ठीक है सर, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि कृषि छात्र अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो स्टार्टअप करे। अच्छी बात है, स्टार्टअप बहुत अच्छी पहल है, लेकिन स्टार्टअप के लिए मैं आगामी सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि वो आर्थिक सहायता भी प्रदान करे, क्योंकि कृषि छात्र अक्सर सर कृषि छात्र जो होते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं सर, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि आगे वो स्टार्टअप कर सके। तो मैं यही चाहूंगा कि स्टार्टअप के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करे गवर्नमेंट। संविदा वाला इन्होंने घोषणा, या भारतीय जनता पार्टी से परिचय देना जरूरी है पहले। भारतीय जनता पार्टी से मोनू रजक हूँ मैं। संविदा में इनके द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि जैसे हम पहली कैबिनेट बैठक करेंगे, सरकार आने पर संविदाओं को सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब इनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को परमानेंट किया क्या? संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र ये बोल रहे हैं, उनको ना सर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, दी क्या? नहीं दे पाई। इनकी जहाँ सुनिए सर, देखिए अब चिल्लाना चालू कर दिए, सिर्फ चिल्लाएंगे, चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है। इनका सवाल छोड़िए, इनका सवाल छोड़िए, मैं अपनी तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। आप मुझ पे तो नरेंद्र मोदी का नहीं बढ़ पाएंगे, मैं भाजपा का नहीं हूँ ना कांग्रेस का हूँ। संविदा कर्मियों की नियुक्ति तो नहीं हुई साहब। सर संविदा कर्मियों की नियुक्ति हुई नहीं, लेकिन नियुक्तियां निकली तो, भर्तियां निकली तो, लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली, शिक्षकों की भर्ती निकली, क्या भर्तियां नहीं है? ये क्या रोजगार संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का मुद्दा था, वो नहीं हो बाकी चीजों को ढका नहीं जा सकता ना सर। स्वीकार तो करिए। वही तो बोल रहा हूँ सर कि बाकी जगह तो निकला ना, 4 जगह अगर जो वेतनमान निकला, हमारा मित्र बता रहे हैं, तो मिला ना सर? क्या नहीं मिला? क्या 4000 वेतनमान बढ़ा दिया गया? आप ये सोचिए कि जो 1 लाख रोजगार देने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात की है सर, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पूछे ना किनको नौकरी दे दी इन्होंने नए लोगों को बढ़ाना नहीं चाहिए। अडानी, आपके यहाँ भी तो अडानी को खदान दी गई है। बिल्कुल, उसका विरोध किया गया है, उसी का तो विरोध किया गया है, रोक लगाई है कांग्रेस ने। हम अभी भी इसी मुद्दे में हैं कि छापे पड़ रहे हैं कि पूरे खदानों में भी रोक लगी हुई है, रखी हुई है। एसीसीएल में भी हम ये ईडी की बात कर रहे हैं। मुझे छोड़िए, पारदर्शिता को लेके उस पे मेरा भी सवाल था, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस तरफ आ जाइए ताकि कैमरा में आ जाए। हाँ, इस तरफ ऐसे आ जाइए, इधर। हाँ, जैसे कि पारदर्शिता को लेकर के कई तरह के सवाल छात्रों के मन में सवाल उठ रहा है, उसको लेकर के जैसे संविधान में अनेक संशोधन होते हैं, संविधान में अनेक सुधार भी होते हैं, है ना। जिस तरह से एक सरकारी आयोग होता है, उसके तहत जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ऐसा कुछ सुधार किया जाए कि जो PSC के जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी जो चुनाव हो, या उनका चुनाव नहीं होता है, उनका नियुक्ति होता है, उनका भी नियुक्ति केंद्र की तरफ से हो, ताकि इससे भाई भतीजावाद दूर हो जाएगा और इसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता बिल्कुल साफ दिखाई देगा और कहीं न कहीं इसमें जो परिवारवाद होगा वो नहीं पनपेगा। ये आप लोगों को याद है क्या, जो जिन 18 लोगों पर सवाल हुए, कौन कौन है? याद दिला सकते हैं सब लोगों को? कुछ मतलब सभी के नाम ये बताने हैं, कुछ लोगों को कुछ तो अभी नाम नहीं चाहिए मुझे, पर कौन कौन लोग हैं? 2-4 कौन है सर? वो एक देश है में लोग अपने, सुन रहे हैं। हाँ, हमारे जो तामन अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के, उनके तामन सिंह सोनवानी कौन है, बता दीजिए। तामन सिंह सोनवानी हमारे CGPSC के अध्यक्ष थे, उनके चेयरमैन हैं। उनके घर से परिवार से हुए हैं, और राजनीतिक पार्टी अभी कांग्रेस है, तो उनके परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं अधिकारियों के, और यहाँ के जो अमृत खलको जो कि राजभवन में सचिव हैं, उनके वो है, और यहाँ के जो पहले से जो प्रशासक हैं उनके घर से ही रेगुलर भर्ती राजेंद्र शुक्ला जी के परिवार से, राजेंद्र शुक्ला जी परिवार से है, उनके परिवार से। सर ये सब तो ठीक है। ये सब करने के बाद इसमें एक सुधार की बात मैं करना चाहता हूँ कि अगर दोनों गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, अगर इसमें कुछ सुधार करना चाहते तो जो भी हम लोग पेपर लिखते हैं उसको एक ऑनलाइन CSET टाइप का वो होता है फॉर्मूला, इसमें मैं अपना OMR सीट देख लूं और आंसर बगल में देख लूं, सीधे अपलोड हो जाए। ये मुख्यमंत्री सुविधा रहेगी कि कॉपी ओपन दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कॉपी आप ओपन देख सकते हैं। सर जो ओपन नहीं हुआ है सर, जो कॉपी अभी सोशल मीडिया में तैर रहा है वो ओपन नहीं हुआ है सर, वो मेरा कॉपी कोई दूसरा देख रहा है। उसी का आरोप लगा रहे थे। आपने बोला ना अभी कि मैंने कॉपी देखा है कि जिसपे हमारे पास है। हाँ, वो कॉपी आपने कहाँ से देखी? हमारे पास कॉपी हमारे दोस्त के लोगों ने लाके दी वो कॉपी। किसने वो कॉपी लाके दी? आपने क्या बोला सर? अभी इन्होंने बोला था कि मैंने कॉपी देखी। सर नहीं इन्होंने अभी बोला था। सर सुनिए, नहीं सुनिए सर, मैं सर इन्होंने अभी खुद कहा था वो कॉपी सही है या नहीं? हाँ सर, यही तो बोलो। सर हमारे साथी, हमारे
हमारे साथी कह रहे हैं कि कॉपी कहाँ से अच्छा, एक सेकंड, मैं बता देता हूँ, वो आरटीआई से निकाला हुआ कॉपी सर, किसी एजेंसी ने हमको निकाल के नहीं दिया, आरटीआई से निकाला। आरटीआई से किसी की आरटीआई से आप किसी की कॉपी निकाल सकते हैं। आपने सब कॉपी निकलवाई है आप और चेक करवाइए। सुनिए 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 ना, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए 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 ना, मैं बता रहा हूँ, मेंस में 3,500 लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, मेंस के लिए एग्जाम देते हैं, तो क्या 3,500 आरटीआई लगाए 3.5 कॉपी के लिए? सर आप एक आरटीआई लगाइए और जिसे बोलिए कि सारी कॉपी हमें दिखा दीजिए। हम किसका देखते हैं? आप एक कॉपी अगर जो निकाल के देख सकते हैं, मैं अपना देखता हूँ, कॉपी देख लीजिए। मैं एक छात्र के रूप में अपना देखता हूँ और जो सेलेक्ट हुआ उसका देखता हूँ, उसमें मेरे को फर्क समझ में आ जाता है। अगर जिसमें आपको फर्क आया उसमें आपको, अच्छा एक मिनट, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने गड़बड़ियां मानी, तभी तो नियुक्तियों पर रोक लगी। नियुक्ति पर रोक क्यों लगी है? कोर्ट ने जब दोषी ठहराएगी कोर्ट, दोषी पे कार्रवाई करेगी, वो तो दूसरा मैटर। पर फिलहाल रुका क्यों? जो अधिकारी और नेताओं की बात कर रहे हैं, इस देश में हर किसी को जीने, हर किसी को पढ़ाई का लाभ लेने, हर चीज का लाभ लेने का अधिकार है कि नहीं है? जब वो नेता का बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ, तो क्या नेता का बच्चा उसमें पढ़ाई नहीं कर सकता, एग्जाम नहीं दे सकता? क्या अधिकारी का बच्चा? कोर्ट ने रोक लगाई है नियुक्तियों पर, क्यों लगाई? क्योंकि इनकी याचिका लगी हुई है। प्रथम दृष्टया कुछ गड़बड़ पाई गई, जो भी पाई गई होगी। पहली बात तो ये है, आप? पहली बात तो है कि पीएससी में गड़बड़ी हुआ ही क्यों? क्या सरकार मतलब पीएससी का एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है? मेरा सवाल है कि पीएससी में गड़बड़ी हुआ ही क्यों? पहली बात गड़बड़ी हुई, कम से कम हमारी सरकार उसमें जांच तो करा रही है। जांच अभी तक क्यों नहीं हो रहा? बहुत अच्छी बात गड़बड़ी हुई तो निष्पक्ष जांच हो रही है सर, आपको संतुष्ट किया जाएगा जांच करके। 15 साल की अच्छा सरकार पीछे हो जाइए भाई साहब, आपका काम तो ये लोग कर दे रहे हैं थोड़ा। निष्पक्ष जांच सरकार ही करेगी क्या, ये बताइए पहले। भैया ये भूपेश बघेल की खुद जांच कर ये लोग अपनी बात रख पा रहे हैं खुलकर। 2003 से लेके 2018 तक जो युवा परेशान हुए वो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते थे। आज तो भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है, तो ये युवा खुले आपके माइक पे इस मंच के माध्यम से बोल रहे हैं। ये वही भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं जो महादेव सट्टा का किंग है। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, अभिषेक सिंह चौहान, मैं पिंडा रोड से हूँ, यहाँ काम के लिए आया हूँ। तो तैयारी करते हैं आप भी? नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? फ्लिपकार्ट पे हूँ। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहा था। ये NSCI वाले हैं, इनका आपको पता होगा कि आपके ब्रांच मतलब वहाँ भी हैं लड़के आपके ब्रांच मतलब आपका बोले जाए सपोर्टर है ना, सपोर्टर है इनके वहाँ पे। तो कॉलेज वो अरे मुझसे बात करिए। माधवराव सप्रे, वो पिंडरा कॉलेज में, तो वहाँ के कॉलेज में ये या फिर उनका संगठन ऐसा है या फिर इनका लड़ाई वाला मामला। क्योंकि मैं वहाँ था, हम लोग को वहाँ फ़ोन ले जाना नहीं जाता है, और एक बार एग्जाम हॉल में बैठ गया तो आप बाहर नहीं निकल सकते। फोन कैसे ले जाओगे भाई? आप वहाँ का कैमरा, मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ भाई, एग्जाम में फोन नहीं ले जा सकते भाई, आप क्यों ले जाओगे? पकड़ के लाए हुए लोग हैं, ये स्टूडेंट के नाम पे भाजपा के पकड़ के लाए हुए लोग हैं। अरे भाई ये फोन लेके जाना चाहते हो? भाई फोन लेके नहीं जा सकते, एग्जाम हॉल में फोन लेके नहीं जाओगे, एग्जाम हॉल में फोन लेके नहीं जाओगे, एग्जाम हॉल में फोन लेके नहीं जाओगे। देखिए, नौजवानों का रात का समय है और नौजवानों से कभी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करिए, गरम खून होता है। क्लोजिंग कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस करिए, आपको पता है ना एडिटिंग प्लीज। तो मैं नौजवानों के साथ बात करने में ये समस्या होती है कि गर्म खून होता है ना, थोड़ा सा अतिरिक्त उत्तेजित हो जाते हैं। एक लंबी चर्चा हुई, नौजवानों के मुद्दों पर केंद्रित रखने की कोशिश थी, पर चूंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित थे, चर्चा थोड़ी भटकी भी। पर ये बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बिलासपुर में हूँ, मेरा नाम है कुलदीप। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है।
कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।